हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो हमको बताएगा कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो कॉस्ट ऑडिट समझने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या है। तो कॉस्ट मतलब क्या? सपोज मेरे पास ये जो पेन है, जो पेन को बनाने में कितना एक्सपेंस होता होगा एक पेन को बनाने में, वो जो हम फाइंड आउट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट। जो कॉस्ट होता है उसमें मेनली तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंस। तो इन सब का रिकॉर्ड्स भी एक अलग मेंटेन करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो किसको मेंटेन करने के होते हैं? तो कि जो नॉर्मली प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसको ये सब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग कंपनी है वो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कोई गुड्स परचेज करेंगे, नॉर्मली उसमें कुछ ज्यादा एडअप नहीं करेंगे और वैसे का वैसे ही वो लोग सोल्ड कर देंगे। मतलब वो लोग कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड कंपलसरी नॉर्मली किसके लिए होता है? जो प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं उसी कंपनी के लिए। फिर भी यहाँ पे कुछ रूल बनाया हुआ है। तो नॉर्मली जिस भी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो उन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पार्ट 1 लिखा हुआ है। पार्ट 1 इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो समझ लेते हैं पहले पार्ट 1 में क्या बोला है। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड व्हेन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी। मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी भी दिमाग फटका और बोले कि पर्टिकुलर ये क्लास कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना कंपलसरी है, तो उसको बनाना पड़ेगा। और उसके लिए फॉलो होता है हमारे पास हम तीन चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है लोगों को, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। आगे क्वेश्चन मार्क आता है कि इसके लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? अगर आपका टर्नओवर, भले ही ना आप प्रोड्यूसिंग कंपनी में हो, भले ही ना आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, पर आपका टर्नओवर अगर 35 करोड़ से कम है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब लिमिट क्या हो गई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ टर्नओवर है अगर आपका, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। सर ये रूल का क्या मामला है? मैं थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेक्शन होता है, एक रूल होता है। पहले क्या था, जो 1956 कंपनीज एक्ट था उसमें करीबन ऐसे सोचे तो 600 650 सेक्शन थे और उसमें क्या था, रूल बहुत कम थे। मतलब समझो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें रूल कम और सेक्शंस ज्यादा थे। लेकिन जब 2013 में नया कंपनी एक्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें क्या किया, सेक्शन कम कर दिए और रूल बढ़ा दिया। अभी जो हमारे पास सेक्शन होते हैं वो सेक्शन करीबन 400 से 450 तक सेक्शन है और उसमें रूल्स के नंबर कुछ बढ़ा दिए हुए। सर ऐसा क्यों करते हैं? सेक्शन या रूल दोनों तो एक ही तो है, तो कि नहीं? अब समझो, जो सेक्शन होते हैं ना वो एक्ट में बनते हैं, एक लॉ में बनते हैं, और लॉ है, एक्ट है, उसमें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी सेक्शन हो, चेंज करना है तो क्या होगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से अप्रूव होके लोकसभा, राज्यसभा, फिर हमारे प्रेसिडेंट का स्टैंप लगेगा और इतने वहां से भी सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक उस पर गैजेट फाइनलाइज ना हो तब तक। मतलब सोचो कितनी लंबी प्रोसेस है यहाँ पे। अगर सेक्शन में चेंज करना है तो इतनी लंबी प्रोसेस आती है। और रूल है तो रूल में ये सब कोई प्रोसेस नहीं है। जो रूल है उसमें चेंज करने के लिए ओनली एंड ओनली रूलिंग पार्टी का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रूलिंग पार्टी मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अभी की बात करें तो इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो वो रूल चेंज कर सकती है प्रॉपरली, उसके लिए कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कभी भी जब भी चाहे तब हम रूल को चेंज कर पाए,
इसीलिए सेक्शन निकाल के नए एक्ट में क्या डाल दिया गया है, वहां पे रूल्स बढ़ा दिए हुए। तो ये हमारा हुआ पार्ट 1 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। दोबारा देख लेते हैं किसको मेंटेनेंस करना कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी आदेश दे कि आपको मेंटेन करना है तो उन लोगों को मेंटेन करना होगा। पर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन लोगों को आदेश देने के बाद भी अगर उन लोगों का टर्नओवर ग्रेटर देन 35 करोड़ रूल 3 के हिसाब से जाता है तो ही उन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड में हमने देखा कि 3 चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑडिट जो हमारा सेक्शन है। पर कॉस्ट ऑडिट में मतलब यहां पे देखो कोई भी आपको ट्रूथ एंड फेयर व्यू यहां पे नहीं देने का, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको चेक करना है जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो परफेक्टली है, सही है या नहीं। मतलब किस लोगों को ये अप्लाई होगा, वो जिस भी कंपनी को अप्लाई होगा उन लोगों के लिए रूल 4 को अप्लाई करने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि उन लोगों पे कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं। अभी सर एक और रूल आ गया, हाँ, और ये वाला जो रूल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखना। रूल 4 में मैंने यहां पे 2 पार्ट किए हुए हैं, टेबल ए और टेबल बी। तो क्वेश्चन मार्क आएगा सर टेबल बी और टेबल ए क्या है। हमारे पास जो टेबल ए और टेबल बी है उसमें अलग अलग कंपनी को डिवाइड किया हुआ है। जो टेबल ए में कंपनी आएगी वो हमारे पास रेगुलेटेड कंपनी आएगी और टेबल बी में आएगी वो नॉन रेगुलेटेड सर्विस वाली कंपनी आएगी। तो अभी हमको यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि रेगुलेटेड कंपनी में कौन आएगा और नॉन रेगुलेटेड कंपनी में कौन आएगा। पर सिंपल इजी आपको यहाँ पे फंडा देता हूं, रेगुलेटेड सर्विस में गिने चुने 4-5 लोग ही है, तो उन लोगों का नाम याद रख लो। तो वो लोग यहाँ पे आएंगे कि तो बाकी की जो कंपनी बची, बाकी की जो सर्विस बची वो कहां पे जाएगी, टेबल बी में जाएगी। फॉर एग्जांपल रेगुलेटेड सर्विस में हम बोले तो एक टेलीकम्युनिकेशन आ जाएगा, पेट्रोलियम है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है। तो ये सब जो सर्विसेज देते हैं उन लोगों को हम कहां पे इंक्लूड करेंगे, टेबल ए में, मतलब रेगुलेटेड सर्विस में। और बाकी जो बचे उन लोगों को कहां ट्रांसफर करेंगे, टेबल बी में, वो नॉन रेगुलेटेड सर्विस काउंट हो गए। अब रूल मेन इंपॉर्टेंट है, यहां पे पहले समझा देते हैं कि टेबल ए का रूल क्या है। टोटल टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ एंड, क्या बोला है मैंने, एंड बोला है। एंड मतलब उसके साथ दूसरी कंडीशन भी है, मतलब जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो उन लोगों को ये अप्लाई, कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़। तो सर फर्क क्या हुआ इन लोगों में, ध्यान से देखो, टोटल टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़। लेकिन कौन सी सर्विस, टेबल ए वाली सर्विस। नहीं समझ में आया, एग्जांपल की तरह समझाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री है, वो पूरी एक इंडस्ट्री है, उसकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, सपोज उन लोगों का टर्नओवर हो रहा है 70 करोड़, मतलब टोटल टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रेटर देन 50 करोड़ है, हमारे पास 70 करोड़ है, मैंने बोला हुआ है। और सपोज रिलायंस एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, पर उस जो सर्विस है उसमें से उन लोगों की रेवेन्यू या टर्नओवर कितना हो रहा है, ओनली 20 करोड़। टोटल 70 करोड़ है, लेकिन टेबल ए में जिस वजह से उनको एंट्री मिली है उस सर्विस का टर्नओवर कितना है, बोला है हमारे पास ओनली 20 करोड़। तो वो क्या होगा, टेबल ए की जो सर्विस है वो हमको मिनिमम 25 करोड़ और उसके ऊपर चाहिए तो ही हमको टैक्स मतलब कॉस्ट ऑडिट का रूल अप्लाई होगा। तो इजीली समझ गए होंगे। दोबारा, टोटल जो कंपनी का प्रोडक्शन और सर्विस होता है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, जिसकी वजह से इन लोगों को, इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को टेबल ए में जगह मिली है, उस टेबल ए की सर्विस का टर्नओवर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़।
और नॉन रेगुलेटेड सर्विस की बात करें हम यहाँ पे, तो नॉन रेगुलेटेड सर्विस में लिमिट होगी पूरी कंपनी की ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। और उसके साथ साथ इसीलिए बोल रहा हूं कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। पर 35 करोड़ और ग्रेटर देन किसकी, टेबल बी की जो सर्विसेज है वो सर्विसेज। तो यहां पे हमने ये देख लिया कि किस कंपनी को टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। नॉर्मली एक दोबारा रूल 4 ने क्या बोला है, टेबल ए में जो सर्विस आती है 50 करोड़ 25 करोड़, क्लियर। टेबल बी में क्या आता है 100 करोड़ और 35 करोड़। जो पहली जो रो है उस रो में क्या बोला है, टोटल कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज का टर्नओवर बोला है। जबकि दूसरी जो रो है, दूसरी रो में किसके रिलेटेड बोला है, जिस टेबल में उन लोगों को जगह मिली है वही सर्विस के बारे में बोला गया है कि 25 करोड़ और 35 करोड़। इसके बारे में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब किस लोगों को ये अप्लाई नहीं होगा, किसको एग्जाम्पशन मिलता है, उन लोगों को यहां पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज हो, प्रोडक्ट हो, वो सब प्रोड्यूस तो करते हैं और उनका ये क्राइटेरिया फिट भी होता है, मगर वो जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है उसमें 75% और ग्रेटर देन अगर वो लोग इंडिया के बाहर भेज रहे, मतलब उन लोगों का एक्सपोर्ट मोर देन 75% है, तो उन लोगों को कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा, जो कंट्रोल कहां से कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को भी कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पशन क्या है। अगर एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 करोड़ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और दूसरा, ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या सर इसके अंदर कुछ और भी टॉपिक है, तो हाँ, अदर टॉपिक की बात करें तो अदर टॉपिक में हु कैन डू, तो देखने जाए तो कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, यहां पे ओनली एंड ओनली जो सीए में होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा और वो भी प्रैक्टिसिंग में इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। अगर सीए में कई बार आपने देखा होगा कि आईसीडब्ल्यूए पढ़ा होगा, कई अगर आपके पास पुरानी मॉड्यूल है तो आईसीडब्ल्यूए होगा, तो नाम चेंज कर दिया गया है उसका, जो अभी नया नाम है वो क्या बोलेंगे हम, सीए में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके बारे में देखते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है सर कॉस्ट ऑडिट की, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट की अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करे तो उसकी इंफॉर्मेशन कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर बंदे को हमने कॉस्ट ऑडिटर के तरफ रखा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं पेनल्टी क्या होगी, तो सेम जो हमने पढ़ लिया हुआ है सेक्शन 147 में वही पेनल्टी अप्लाई होगी। अगर आपने नहीं देखा हुआ है सेक्शन 147 तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सेक्शन 147 उस सेपरेट पेनल्टी के लिए सेक्शन बनाया गया है, तो वो अप्लाई होगी। पावर एंड ड्यूटीज, पावर ड्यूटीज तो नॉर्मली किसी भी ऑडिटर की सेम ही होती है, जो सेक्शन 143 में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर सेक्शन 143 में याद हो तो याद करो, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में भी पावर ड्यूटीज थी और सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में भी पावर एंड ड्यूटीज को इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ था। अगर पावर ड्यूटीज के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी लेक्चर रेडी किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। उसके बाद होगा जो कंपनी ऑडिटर एज पर सेक्शन 139 जो हो सकता है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं हो सकता। वो तो ऑब्वियसली जो कंपनी ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएगा। और ये सेक्शन के आखिरी पड़ाव पे हम आए तो वहां पे देख लेते हैं ऑडिट रिपोर्ट, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए हो इसके जो रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट का क्या करेंगे, जब फाइनेंशियल ईयर फिनिश होता है उसके 180 डेज में कॉस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट तैयार करना होता है, और वो रिपोर्ट तैयार करके किसे भेजेंगे, शेयर होल्डर को, तो कि नहीं, शेयर होल्डर को नहीं भेजेंगे और यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेंगे।
तो मतलब समझो, पहले क्या किया, ऑडिटर्स ने 180 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट भेजा। जब उन लोगों के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या ऑडिट कमिटी हो, जो अप्लाई होता है वो उसको एक बार भेजने के बाद वो ऑडिट कमिटी या बोर्ड कुछ कमेंट्स या कुछ रिपोर्ट्स में ऐड करना चाहे तो ऐड करेंगी, और वो विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है। मतलब समझो, इनडायरेक्टली क्या हुआ, ऑडिटर किसको भेज रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको भेज रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेट तो ऑडिटर जो बोर्ड ऑफ मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सेंड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये जो भी रिपोर्ट है वो कंपल्सरी XBRL फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो फाइनली ऑडिट रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा, ऑडिटर्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू सेंट्रल गवर्नमेंट 30 डेज, XBRL फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो एक बार स्पीडली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट ऑडिट। रूल 4 के हिसाब से टेबल ए, टेबल बी, टेबल ए रेगुलेटेड सर्विस, टेबल बी नॉन रेगुलेटेड सर्विस। रूल्स क्या बोलता है यहाँ पे, तो सबसे पहले बोलता है 50 करोड़ और उसके ऊपर ग्रेटर देन और 25 करोड़। टेबल बी में क्या बोला गया है, 100 करोड़ और 35 करोड़। एक्सेप्शनल किस केस में है, अगर आपका 75% प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको इसमें से एग्जम्पशन मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे अदर टॉपिक में हमने देखा कि कौन ऑडिट कर सकता है, तो ऑब्वियसली सीए में कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। पेनल्टी क्या होगी, एज पर सेक्शन 147, पावर ड्यूटीज एज पर 143। कंपनी ऑडिटर है वो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएगा। आखिर में देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। ऑडिट रिपोर्ट कौन ऑडिटर किसको भेजेगा, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में किसको भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये जो भी होगा, जो भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगा वो किस फॉर्मेट में तैयार होगा, XBRL फॉर्मेट में ही तैयार करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था और इसके रिलेटेड पूरा यहाँ पे डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो, और दूसरे कोई भी सेक्शन हो अकाउंट्स के रिलेटेड, कॉर्पोरेट अकाउंट हो, मैनेजमेंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ भी टॉपिक की जो आपको रिक्वायरमेंट है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो, तो हम उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर पाए। ओके, ऑल द बेस्ट।